हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। कल आपका रिजल्ट आया है और जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों का रह गया है कुछ कुछ नंबर से कुछ पॉइंट से रह गया है तो उनके लिए शुभकामनाएं कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है 1 जून का आप उसे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा आप अपना 100% देंगे आप अपना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इकाई हम ये करने वाले नहीं थे, हम मैराथन क्लास करने वाले थे, लेकिन इकाई 9 और इकाई 10 में बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो उनका ये उन स्टूडेंट्स को ये कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो उस कंटेंट के लिए हमने ये एक नया वीडियो बनाया है। ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं होगा, बहुत कम टाइम आपका लिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले थोड़े से हम शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में देखेंगे, क्योंकि पिछली बार आपसे प्रश्न बना था इनसे। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह बहुत बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। तो शिवमंगल सिंह सुमन, चूंकि इनका जन्म तो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में, पर इनका जो कार्य क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही मध्य प्रदेश में भी काफी अधिक था। ठीक है, तो इनका जन्म देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अगस्त 1915 को। ठीक है, और जन्म स्थान कहाँ है, उन्नाव जिला। और छायावाद से संबंधित है, कविता आलोचक, आलोचना नाटक में ये इनके रचनाकार थे। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलपति। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष, नई दिल्ली के अध्यक्ष जैसी ये सेवाएं दे चुके थे। ठीक है, पुरस्कार में अगर हम देखें तो इनको 1974 या कभी कभी 75 मिलता है, पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण, और सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, इन सबसे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इनके बारे में, जो हमें मेन देखना है। ये अभी हम आगे आगे आपको ये सब अभी और बताएंगे। थोड़ा सा हम इनकी रचनाएं देख लें। रचनाएं इसलिए देख लें क्योंकि क्रम क्रम से हमको देखना है। तो अगर क्रम की दृष्टि से हम देखें तो पहला जो इनका आता है वो है हिल्लोल, दूसरा जीवन के गान, तीसरा युग का मेल, चौथा विश्वास बढ़ता गया, पांचवा प्रलय के सजन, छठवां विंध्य हिमालय, सातवां मिट्टी की बारात, आठवां वाणी की व्यथा, और नवा कटे अंगूठों के वंदनवारे। ठीक है, ये इनका क्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये इनका इनकी काव्य संग्रह है। ठीक है, और इनका प्रकाशन वर्ष भी अगर आपको इनके सबके याद नहीं हो रहे 9 के, तो आप कम से कम 5 के तो याद कर ही लीजिएगा। जैसे मिट्टी की बारात आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप प्रलय सर्जन का याद कर लीजिएगा, प्रलय सर्जन का। और आपका एक और क्या बचा, पर आंखें भरी नहीं, ये आपका छूट गया है एक। पर आंखें भरी नहीं एक और है आपका, टोटल 10 है, जिसमें एक और है पर आंखें भरी नहीं, पर आंखें नहीं भरी, एक और है आपका। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप कम से कम 4-5 का तो याद कर लीजिएगा। पहला आप हिल्लोल का याद कर लीजिएगा। हिल्लोल का क्या है, प्रलय सजन का क्या है, मिट्टी की बारात का क्या है, और पर आंखें नहीं भरी इनका क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। ये अभी हम कविता के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा हम इनको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बस हम केवल जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जन्म देख लिया हमने कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। जन्म के आगे देखते हैं हम। पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह, क्योंकि अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब जो है आपके एग्जाम में पिता का नाम, माता का नाम और गुरु का नाम, ये सब क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये पिता का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनका, इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई है। आरंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा कहाँ हुई है, रीवा ग्वालियर। मैंने ये इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि मध्य प्रदेश से उनका क्या संबंध है। फिर 1942 में क्या हुआ, विक्टोरिया कॉलेज जो ग्वालियर है वहाँ हिंदी प्रवक्ता के पद पर ही कार्य कर रहे थे। फिर 1948 में माधव कॉलेज उज्जैन में ये हिंदी के विभागाध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 फरवरी 1982 को जबलपुर विश्वविद्यालय ने अपनी रजत जयंती के उपलक्ष्य पर डॉक्टर सुमन को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण भी से ये सम्मानित थे, काफी पुरस्कार इनको मिले हुए थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में विशेष एक और चीज कि 1956 से 1961 तक नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास में संस्कृति और सूचना विभाग के सचिव के पद पर सुशोभित किया। ये विशेष है इनके बारे में और किसी रचनाकार के बारे में नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर हमने ये चीज तथ्य शामिल की है। 64 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कला संकाय के डीन और व्यावसायिक संगठन
के शैक्षणिक समिति की ये सदस्य थी। ठीक है, और विक्रम विश्वविद्यालय के ये क्या थे, ये कुलपति रहे हैं। ठीक है, डीन यानी कुलपति। आगे देखते हैं हम, बहुत विशेष विशेष चीजें बस हम इनके बारे में आखिरी समय में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने 74 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम रमेश चंद्र शाह का पूछा गया था हमको। ठीक है, और उसी ही वर्ष इनको सोवियत भूमि पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 75 में उनके काव्य संग्रह जो मिट्टी की बारात है उसे साहित्य अकादमी से गौरवान्वित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा उनको भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1958 में उनका जो काव्य संग्रह है विश्वास बढ़ता है गया, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पर आंखें नहीं भरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको नवीन पुरस्कार प्रदान किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरस्कारों से पिछली बार प्रश्न आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार इनको देख लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनको किस रचना पे पुरस्कार दिया था। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा उनको 1999 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनके बारे में जो मुख्य तत्व क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे जो उनकी रचनाएं देखेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे, और जो हमारे सिलेबस में जो कविता लिखी है वो किस संग्रह से ली गई है, हम ये देखेंगे। तो दो तो हमको समझ में आ गया, कौन सी, एक मिट्टी की बारात, और एक कौन सा आपका, एक है पर आंखें नहीं भरी। ये दोनों क्या है, ये तो दोनों स्वयं अपने आप में काव्य संग्रह हैं। ये क्या है, ये अपने आप में काव्य संग्रह है। लेकिन जो आपका एक और है, कौन सा, प्रलय, सॉरी, आपका तूफानों की ओर बढ़ा दो, नाविक निज पतवार, ये आपका क्या है, तो इनकी प्रलय सृजन काव्य संग्रह है, उसमें ये क्या है, ये वहां पर संकलित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो उसी के अनुसार आप इसको क्रम की दृष्टि से भी लगा सकते हैं कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हम देखेंगे हिल्लोल, जो 1939 में इनकी रचना थी। बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमको कविता के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। ये इनका पहला संकलन था। ठीक है, ये क्या था इनका, इनका ये पहला संकलन था। और मूल स्वर क्या था इसमें, छायावादोत्तर स्वच्छंदतावादी। ठीक है, ये मूल संकलन हम देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में, हम ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे, बस कुछ कुछ प्रमुख प्रमुख कविताएं देख लेंगे। हम दीवानों की क्या परिचय, हम बड़े विकट मतवाले हैं, मुझको ना सुख संसार दो, चलना हमारा काम है। ठीक है, ऐसे ही जो ऐसी कविता की दो दो लाइनें दी हैं, ऐसे में आपको भी एक प्रश्न मैं दिखाऊंगी आपको। ये पूछा गया था पिछली बार आपसे प्रश्न। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया था आपसे, हिल्लोल से ही पूछा गया था। ठीक है, इसी संग्रह से पूछा गया था आपसे। आगे हम देखते हैं, हमने एक पहला संग्रह क्या देख लिया, हिल्लोल। दूसरा अब हम संग्रह देखते हैं। मैं इसलिए संग्रह दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है जो जैसे आपका संग्रह दिया हुआ है मिट्टी की बारात, उससे पूछ लो कि उसमें कितनी कविताएं थी, ये कौन सी कविता है, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ। दूसरा उनका कौन सा है, जीवन के गान, कौन सा है, दूसरा है उनका जीवन के गान। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुल 51 कविताएं क्या है, संग्रहित हैं। ठीक है, 51 कविताएं इसमें संग्रहित है। ये मैं ऐसे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप एक दो पंक्तियां अगर आपको लगे तो आप वहां से पंक्तियां भी देख लीजिए। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रलय के सृजन, इसका समय है 1945। इसको आप याद कर लीजिएगा प्रलय सृजन को, क्योंकि जो आपकी रचना है तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार, वो इसी में संकलित है। इसके अलावा कौन सी है, कंकड़ पत्थर, चल रही उसकी कुदाली, गुनिया का यौवन, मास को अभी दूर नहीं है, चली जा रही, बढ़ी लाल सेना, कलकत्ते का अकाल, स्टॉलिनग्रेड, फिर भी मेरा अटल विश्वास, और गाने अभी अवशेष। इसके अलावा भी और कविताएं हैं, पर ये प्रमुख कविताएं हैं। तो तो ये जो आपको सिलेबस में दी हुई ये प्रलय सजन में संकलित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, ये कब आया आपका, ये आया आपका 1900, विश्वास बढ़ता गया 1948, थोड़ा सा, 45, 48, 50,
ये आया आपका 48 में। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं कि ये इसमें से कोई विशेष नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष कविता नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस जिसमें आपको हाईलाइट किया गया है आपको केवल वही देखना है, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर नहीं देखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो हमारा है, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है ना कि प्रलय सृजन की इन घड़ियों में, अगर आपको फिर से पंक्तियाँ पूछी गई, वैसे तो मुश्किल है कि पूछी जाए, क्योंकि एक बार पूछी गई हैं तो दोबारा नहीं पूछी जाएंगी, पर अगर आपको फिर से अगर पंक्तियाँ पूछी गई और आपको अगर ये पंक्ति आती है कि प्रलय सृजन, और पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, मतलब अगस्त्य मंगल सिंह सुमन का सीधे सीधे नाम ले लिया गया और पूछा गया कि ये उनकी पंक्ति है कि नहीं, या उनके किस काव्य संग्रह की ये पंक्ति है, तो आपको वहां प्रलय सृजन काव्य संग्रह नहीं लगाना है। ठीक है, आपको वहां पर प्रलय संग्रह जो काव्य है संग्रह वो नहीं लगाना है। ये किससे था आपका, ये था आपका जो अभी हम कहते हैं विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, वहां से ये आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं, पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो जो डिटेल में इसमें देख लीजिएगा आप, जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, जो सिलेबस में लगी हुई हैं उनको तो आप डिटेल में देख ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें 48 कविताएं हैं आपकी, कितनी है, 48 कविताएं हैं जो उत्तर, और इसमें विशेषता क्या है, विशेषता भी देख लीजिए आपकी, आप इनकी, इसमें विशेषता ये है कि ये 38 कविताएं हैं और क्या है, जो दो भागों में विभक्त हैं। ठीक है, जो एक भाग में और पूर्व भाग में और उत्तर भाग में, तो जो उत्तर भाग की कविताएं हैं उसमें गांधी जी से संबंधित 6 कविताओं का उसमें क्या है, 6 कविताओं से भिन्न है। जो उत्तर भाग की गांधी जी से संबंधित 6 कविताओं से क्या है, अलग है। और पहले भाग में सुमन जी का मूल रूमानी रूप मुखर कर आया हुआ है, ये उनकी, ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, मैं चलता जा रहा, मिट्टी की महिमा, बात की बात, मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि मिट्टी की जो महिमा है वो है पर आंखें नहीं भरी संकलन में। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, ये गांधी के प्रति महात्मा जी के महानिर्वाण पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसमें, पर आंखें नहीं भरी, तो आप इसको जो आपके सिलेबस में लगी है आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या है, महात्मा गांधी से संबंधित भी जो कविताएं हैं वो इसमें संकलित हैं। ठीक है, एक ये हो गया, 3 हो गया, अब मिट्टी की बारात आपका बचा एक और। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं मिट्टी की बारात को, मिट्टी की बारात पे हम देखते हैं, क्योंकि ये बस आखिरी हमारा वही विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो विंध्य हिमालय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, तो हमको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि जिन रचनाकारों को हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन रचनाकारों ने मध्य प्रदेश के संबंध में भले एग्जाम में पूछे अथवा चाहे ना पूछे, पर हमको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम विंध्य हिमालय, इसमें क्या है, 1954 से 1960 तक की रचनाओं का संकलन है, दो भागों में ये भी विभक्त है, पहला विंध्य और दूसरा हिमालय। तो विंध्य खंड में क्या है, मध्य प्रदेश में लिखी कविताएं हैं, और हिमालय खंड में क्या है, नेपाल में लिखी कविताएं हैं। पढ़ाना तो जो सिलेबस में दिया था आपको पूरा पढ़ाना था, लेकिन समय की कमी के कारण आपको हम अभी पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी अगर आपको इतना पढ़ाने अभी पढ़ा देंगे तो फिर आपके पास इतना समय नहीं रह जाएगा कि आप अगली कोई चीजें पढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम विंध्य हिमालय, एक मिनट, विंध्य हिमालय 1960, इस जो क्रम है, क्रम के लिए आप ये वाली पीडीएफ देखिएगा, इसमें जो क्रम है वो उनका सही लगा हुआ है।
आगे हम देखते हैं, इसमें एक जो आपकी रचना नहीं लगी थी वो आएगी आपकी विश्वास बढ़ता ही गया के बाद आएगा यहाँ पर क्रम से। अगर हम देखें, पर आंखें नहीं भरी 1955 में, ठीक है, 1955 में। इसको मैं सही कर दूंगी अभी आपके लिए, ठीक है। तो आप जो समय है वो वहां से देखिएगा, इसमें समय थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। चलिए, तो ये दो था कि विंध्य हिमालय में क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित, और स्वयं उन्होंने लिखा कि यह काव्य संग्रह मालव निवास और नेपाल प्रवास की संचित स्मृति राशि है, ठीक है। विंध्य हिमालय के बाद अब आएगा मिट्टी की बारात आपका, जो सन 1972 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, 1961 से 1970 तक की जो कविताएं हैं वो क्या है, संग्रहित हैं। इसको 6 भागों में विभाजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जरूर देखिएगा, पिछली बार नहीं पूछा गया, इस बार जरूर पूछा गया। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, पहला ये। दूसरा मुक्त संग समाचार, हो सकता क्रम से दे दे और आपको पूछा जाए कि इनको क्रम से लगाइए। देवहित हितम यदायु आनो भद्र कृत्वा यंतु, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे क्रम, ऐसे डिजिट से, अल्फाबेट से कर लीजिए। माता पुत्रो अहम पृथिव्या, मुक्त संग, ठीक है, देवहितम, आनो भद्रा, और हतो व प्राप्यसी स्वर्ग, और अंत में क्या परिशिष्ट है। तो आप ऐसे करके इनको यहाँ से कर लीजिए, ये आपको जैसा बने, पर इनका क्रम जरूर देख लीजिएगा। 4 खंडों और एक परिशिष्ट में तरह तरह की कविताएं इसमें संकलित हैं। प्रथम खंड में मिट्टी की महिमा है, ठीक है। दूसरे में क्या है, व्यंग्यात्मक कविताएं हैं, और तीसरे खंड में क्या है, गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मालवीय, पुष्किन, ललिन की महत्व स्वीकृति संबंधित कुछ कविताएं हैं, और चौथे में क्या है, मॉरिशस से संबंधित 3 कविताएं हैं। तो ये संग्रह के बारे में तो आपको पूरा पूरा देखना पड़ेगा। इसके आगे मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसके आगे फिर है एक वाणी की व्यथा 1980 की, कटे अंगूठों के बंधन वाले, वो यहाँ पर है। तो अब मैं को यहाँ आपको बस ये दिखाना था कि डिटेल में इन संग्रह में क्या है। अभी कविता हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये कुल इनके कितने संग्रह हो गए, 10 काव्य संग्रह। पहला कौन सा है, हिल्लोल। सबसे लास्ट क्या है, कटे अंगूठों के बंधन वारे, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में है वो है एक आंख भरी नहीं, पर आंखें भरी नहीं, प्रलय सृजन, और मिट्टी की बारात। तो इनका क्रम क्रम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पहले आप हिल्लोल याद कर लीजिए, हिल्लोल। फिर दूसरा आप याद कर लीजिए पर आंखें भरी नहीं 1955 में, पर आंखें भरी नहीं 1955 में। फिर प्रलय सृजन देख लीजिए आप 1950 में, नहीं इसके बाद आना था ये, हाँ प्रलय सृजन पहले आएगा, प्रलय सृजन। फिर उसके बाद आएगा पर आंखें भरी नहीं, पर आंखें भरी नहीं, तीसरे नंबर पे। प्रलय सृजन 1950 में, पर आंखें भरी नहीं 1955 में, ये 1939 में, और अंत में आएगा मिट्टी की बारात 1972 में, ठीक है। ये इनका क्रम रहेगा। तो 4 तो आप बिल्कुल अच्छे से, और कटे अंगूठों के बंधन वाले सबसे लास्ट है 1991 में। ये 5 याद कर लीजिएगा, तो आपको अगर क्रम से आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या थे इसमें, आलोचना लिखी थी महादेवी की, काव्य साधना, गीति काव्य, उद्यम और विकास। एक नाटक लिखा था प्रकृति पुरुष, कालिदास। पुरस्कार सम्मान हम एक एक बार देख ही चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए, पद्मश्री 74 में, पद्म भूषण 1999 में, सोवियत लैंड 75 में, देव पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक इसके लिए मिला था मिट्टी की बारात, ठीक है। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी, और उज्जैन में इनका निधन हुआ। अब हम आते हैं अपने जो मुख्य है, क्या, जो हमारी कविता है। कविता को हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य में, तो पहली हमारी तूफानों की ओर बढ़ा दो ना, घुमा दो नाविक निज पतवार, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी प्रलय सृजन से ली गई है, ठीक है, प्रलय सृजन से। और इसका समय क्या है आपका, इसका समय है 1950, ठीक है। प्रलय सृजन, ये 2 चीजें बहुत याद रखना, कि बाकी तो 2 के नाम क्या हैं, ऐसे हैं कि वो उसी उसी के नाम से हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं जो आपकी रचना है प्रलय सृजन।
से जो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? या तो इससे पूछा जाएगा 1950 को लेकर, या तो संग्रह को लेकर पूछा जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक नीचे लाइन दी जाएगी आपको और उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप क्या याद कर लीजिए, अगर 4 लाइन देगी तो जैसे ज्वार, प्यार, ठीक है, तुकबंदी जो होगी वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, हार, ये तुकबंदी देख लीजिएगा, नहीं तो कविता तो एक बार ही आप पढ़ ही लीजिएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कविता का? इस कविता का उद्देश्य ये है कि जो भारतवासी है उनमें साहस, संघर्ष और प्रगतिवादी भावना को क्या है, जागृत करना। अगर आप ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, है ना। तो ये क्या है कि प्रगतिवादी भावनाओं को जागृत करना है भारतवासियों में। इसमें क्या है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हमको प्रेरणा देती है। और कवि मानव की जो असीम शक्ति और प्रकृति को, उसकी विशालता के बीच में संतुलन को रेखांकित करते हुए ये संदेश देना चाहता है कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनको स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जो कविता है ये आपकी प्रगतिवाद की विचारधारा को दिखाती है, प्रतिबिंबित करती है, और जो उस समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में क्या थी, प्रासंगिक थी, इसलिए ये यहाँ पर आपको कविता दी हुई है। इसमें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है कविता, बहुत बड़ी नहीं। अगला हम देखते हैं, पर आंखें भरी नहीं। ठीक है, पर आंखें भरी नहीं। इसमें हम देखेंगे, ये तो बता दिया आपको 1955, 1955 में। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देखें इस कविता का, ये भी बहुत छोटी सी है। इस कविता में क्या है, सौंदर्य, प्रेम और अनंतता के प्रति मानव मन की गहरी भावनाओं को इसमें व्यक्त किया गया है। कवि जो यहाँ पर सौंदर्य जैसे कि प्रकृति, प्रिय या किसी आध्यात्मिक अनुभूति का यहाँ पर जो प्रतीक है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके प्रति अपनी तड़प और अधूरी तृप्ति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। कवि का जो उद्देश्य है, तो भारतीयों को उसके अनंत सौंदर्य और प्रेम की गहराइयों का जो एहसास कराना है वो है, और जो कभी पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता वो उनको वहां पर बतलाना है। ये जो कविता है आपकी, ये भावनात्मक और दार्शनिक स्तर पर पाठक को यानी कि भारतीयों को आत्मचिंतन के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये कविता प्रेम और सौंदर्य के प्रति आकर्षण को व्यक्त करती है। कविता कहते हैं कि बार बार देखने पर भी प्रिय का सौंदर्य उनकी आंखों को संतुष्ट नहीं कर पाता। ये जो सौंदर्य है, प्रकृति, प्रेम या किसी दिव्य अनुभूति का जो प्रतीक हो सकता है, उसमें क्या है, गहरी भावनात्मक तड़प और सौंदर्य के प्रति श्रद्धा हमको इसमें झलकती है। तो ये आपका मूल रूप से इस कविता का सार है। अब अगला हम देखते हैं, जो मिट्टी की बारात है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मिट्टी की बारात है, जो मिट्टी की बारात कविता है, ये कविता है और संग्रह भी यही है। ठीक है, 1972 में, 1972 का प्रकाशन वर्ष है इस संग्रह का। तो इस कविता में क्या है, ये ऊपर भूमिका यहाँ पर भी लिखी गई है पूरी, एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए, कि किसी महापुरुष ने अपनी प्रियतमा के अंतिम अवशेष इसलिए सुरक्षित रख छोड़े कि संसार से अंतिम यात्रा के समय दोनों की मिट्टी साथ साथ महाप्रयाण करेगी, साथ ही साथ प्रवाहित होगी अविराम जीवन क्रम में। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये पढ़ लीजिएगा आप। बाकी मैं आपको अगर सरल शब्दों में बताऊं तो इस कविता में क्या है, जो कवि हैं उनका उद्देश्य है कि जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के जीवन, प्रेम और देश के प्रति जो उनका समर्पण था उसको एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने इस कविता को प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनके और उनकी पत्नी कमला के अवशेषों को गंगा में विसर्जन की जो घटना हुई थी उस पर आधारित है ये। ठीक है, कवि ने इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु और अमरता के दार्शनिक संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनका जो उद्देश्य है कि भारतीयों को यह दिखाना कि सच्चा प्रेम और समर्पण मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। साथ ही साथ कवि सृष्टि की निरंतरता और मानव संवेदना की गहराइयों को भी यहाँ पर रेखांकित करते हुए जीवन की जो सार्थकता है उस पर विचार करने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। और ये कविता क्या है, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रभाव छोड़ने का यहाँ पर प्रयास करती है। ठीक है,
चलिए, ये इसका यहाँ पर सार दिया हुआ है यहाँ पर। और आगे हम इसमें देखते हैं कि स्त्री जाति के लिए तो यह संवेदना विशेष मार्मिक है। क्या कि उनके पति के साथ ही उनकी मिट्टी का को एक साथ ले जाया जाए। तो बस इसी इसी घटना पर आधारित है पति पत्नी, देश, ये सब चीजें यहाँ पर अगर आप देखेंगे। हाँ, और दूसरी चीजें ये कि बस आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे शुरुआत कहाँ से हुई है, समय पूछा जा सकता है, ये आपसे जो समय दिया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको ये, हाँ, जवाहरलाल के हाथों में बड़ी 28 वर्ष पूर्व रखी गई, ये कुछ थोड़े थोड़े से तथ्य हैं वो जो आप इसको एक बार देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी अगर एक जैसे ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, अब इतने सिलेबस में से कहाँ गया, ये वाला शिव मंगल से सुमन, इतने सिलेबस में से हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं केवल एक व्यक्ति के बारे में। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इतना भी देख लिया है तो फिलहाल के लिए आपके एग्जाम के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, मिट्टी की बारात के बारे में प्रकाशन वर्ष, उसका संग्रह, उसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, क्रम की दृष्टि से शिव मंगल से सुमन के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने इनके बारे में देख लिया, जो आपको काफी हेल्प करेंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम कोशिश कर रहे हैं मैराथन स्टार्ट करने की, लेकिन अभी यही चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। फिर भी मैं आपके लिए आज यूनिट 9 कंप्लीट हो चुकी है, 8 और 7 की हम कोशिश करेंगे कि हो जाए हमारा, या फिर अगर 8-7 नहीं हो जाएगा तो यूनिट 1-2, क्योंकि ये थोड़ी सिमिलैरिटी आती है इनमें, तो हम इन दोनों की मैराथन क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और कमेंट करिए ताकि हमें समझ में आए कि हमें भी आपके लिए आगे और क्या करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पेपर की तैयारी कीजिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।